नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। ये करंट अफेयर सेशन है और हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ इस बात को जानने के लिए भी ज़रूरी है कि क्या चल रहा है देश दुनिया में आपके आसपास। तो चलिए आज हम लोग जो पहली न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है अमेरिका से रिलेटेड। अमेरिका ने एक जो अस्थाई वीज़ा का प्रावधान था वहाँ की जो एक लिमिट थी उसको बढ़ा दिया है। सीमा जो प्रति देश की एक सीमा थी उसको हटा दिया है। क्या है पूरा ये कानून, ईगल एक्ट क्या है, हम इस पूरी कहानी के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरी खबर जो आपके लिए है वो है चाइना ने 2-3 ब्रांड हैं जैसे नाइकी, H&M एंड ज़ारा, तीनों ब्रांड को कह दिया है कि तुम खराब कपड़े बेचते हो, इसलिए भाई हम क्या कहते हैं तुम्हारी सेल को अलाउ नहीं करेंगे। क्या रीज़न है, ठीक है, ये सब तो सारे के सारे बड़े रिप्यूटेड ब्रांड हैं, लोग इसकी बड़ी इच्छाएं रखते हैं। क्या कारण है ऐसा होने का, हम इस पे भी पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरी खबर है आपके लिए वो है कि केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। टेनेंसी एक्ट का मतलब है किराएदारी का कानून। तो किराएदारी का कानून का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर हो सकती है, या तो मकान मालिक के लिए और या तो किराएदारों के लिए। बुरी खबर भी हो सकती है किन्हीं एक में से, या हो सकता है कि दोनों के लिए विन विन कंडीशन हो। क्या है पूरा का पूरा मॉडल टेनेंसी एक्ट, इसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तीसरी और नेक्स्ट जो खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद दुआ जी, इनको राजद्रोह के केस से बचा लिया गया। मतलब कि उन पर जो राजद्रोह का केस चल रहा था आर्टिकल 124 ए के तहत, 124 के ए के तहत, उसे रद्द कर दिया गया है। क्या है इनका पूरा मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किस वाद को नज़र में रखते हुए किया हुआ है, किसके आधार पर यह डिसीजन दिया हुआ है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगली खबर आपके लिए है कि हाल ही में आंकड़ों के अनुसार 2021 मई के दौरान 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, विच इज़ सेट की ऑलमोस्ट 18% जो है वो बेरोजगारी बढ़ी हुई है ना। डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ और कैसे इसके क्वेश्चंस बनेंगे। अगली खबर आपके लिए है, हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे आप IUCN बोलते हैं, ने ब्लू फिनेट महशीर को अपनी रेड लिस्ट से हटा दिया है, ठीक है, और इसे नेक्स्ट अलग कैटेगरी में डाल दिया है। रेड लिस्ट का मतलब है कि एकदम डेंजर जोन से हटा दिया गया है और कम चिंताजनक वाले जोन में डाल दिया गया है। क्या है ये रेड डेटा बुक और कैसे इसमें चीज़ें होती हैं, अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अगली खबर आपके लिए है 2011 या 2011 के बाद से जिसने भी टेट का एग्जाम पास किया है, अब आजीवन उसकी वैलिडिटी होगी। जो पहले 7 वर्ष हुआ करती थी, अब कितनी कर दी गई है, आजीवन कर दी गई है। एक बार पास हो जाए, ठीक है, तो आप आजीवन वो वैलिड रहेगा। ये बहुत अच्छी खबर है एक बड़े वर्ग के लिए। कैसे बेनिफिशियल होगा बात करेंगे। अगली खबर है IIT हैदराबाद ने हाल ही में एम्फोटेरेसिन बी की एक नैनो फाइबर आधारित ओरल गोलियां विकसित की हैं। अब क्या है ये एम्फोटेरेसिन और उसकी नैनो फाइबर बनी क्यों है और क्या इसके प्रयोग हैं, बात करेंगे एक एक करके हर खबर के बारे में। अगली खबर आपके लिए है, HDFC ने घोषणा की है कि भाई 2031 से 32 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल का कहानी क्या है, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन शून्य करना और कार्बन न्यूट्रल होना, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, हम अभी बात करेंगे इन सब बारे में। अगली खबर आपके लिए है, 3 जून को सभी लोगों ने विश्व साइकिल दिवस मनाया है। क्या है साइकिलिंग के फायदे, क्यों आपको साइकिल चलानी चाहिए रेगुलर, या आप उसको प्रयोग करें, बात करेंगे इन सब के बारे में भी। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान के जो भी आपके ग्रुप हैं, ताकि हम लोग एक एक करके डिस्कशन पे चलते हैं, ठीक है। शेयर लाइक करते रहा करिए, लोगों तक पहुंचाते रहा करिए। ये आज के लिए आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है, वी मस्ट हैव अ थीम, अ गोल, अ पर्पस इन आवर लाइफ्स। इफ यू डोंट नो वेयर यू आर एमिंग, यू डोंट हैव अ गोल। बहुत सिंपल सी बात है, आप सारे लोग जानते होंगे, ठीक है, कि अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है, आपके पास लक्ष्य नहीं है, अगर आपके पास
एक कोई आपका प्लान नहीं है कि आपको क्या करना है, तो निश्चित तौर पर आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब आपका उद्देश्य निश्चित नहीं है तो आप उस जगह पे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के साथ साथ आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन करे वो मिल गया, पढ़ लिया, पता चला कि देखे कोई नॉवल मिला, नॉवल पढ़ डाला, फिर देखे कोई स्टोरी मिली, उसको पढ़ डाला। आपका जो उद्देश्य है, अगर आपने दिन भर में 2 भी घंटे पढ़ रखा है, 3 घंटे पढ़ रखा है, तो क्या आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? तो रेलिवेंट चीज़ों पे अगर आप पढ़ाई करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, देन तो उसका बेनिफिट होता है। अब देखो, ये कहानी केवल उनके लिए है जो पढ़ रहे हैं ना, 2 घंटे 4 घंटे जो भी पढ़ रहे हैं, बट डेली दे आर लाइक गोइंग नियर ना, पास जा रहे हैं किसके, अपने एम के। तो अगर आपका लक्ष्य होगा तो आप उसी दिशा में काम करेंगे, लक्ष्य नहीं होगा तो आप गलत दिशा में या ऐसी दिशा में काम करेंगे जो। सो विद दिस थीम हमको ये पता चलता है कि हमारा एक एम होना चाहिए और उस एम से जो है हम कंटिन्यूअस उसी की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। थोड़ा पढ़ें बट रेगुलर रहें और अपने उद्देश्य की तरफ ही बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए आप सारे के सारे लोग। और आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा की सीमा को हटाने के लिए ईगल अधिनियम बनाया है? तो यहाँ पे 2-3 बातें आपको समझनी है। एक तो ईगल अधिनियम के बारे में समझना है और किस देश ने ऐसा किया है। तो मैंने आपको बताना है भाई, वो यूएस है, अमेरिका है, और उसने जो है ये जो लिमिट था अप्रवासी वीजा देने का, उसको हटा दिया है। पूरी कहानी कुछ ऐसे ही है। जैसे देखिए, पहले बात को समझिए। अगर आप मान लीजिए जैसे आप भारत देश में ही घूम रहे हैं, तो भारत देश में आप घूम रहे होंगे, तो जब किसी दूसरे स्टेट में आपसे पूछा जाएगा कि आप भारत देश के नागरिक हैं अथवा नहीं है, इसकी क्या पहचान है, तो आप क्या करेंगे, परिचय पत्र जो है कुछ अपने पास जो भी होगा उसे दिखा देंगे। आधार कार्ड होगा आपके पास, और भी डीएल होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, कुछ भी होगा उसे आप दिखा देंगे। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा कि आप इंडिया के हैं या फला स्टेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप विदेश जाते हैं, तो विदेश जाते हैं तो आप वो वीज़ा या आधार कार्ड वहाँ पे दिखाते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि मान्य हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ये कोई कॉमन आइडेंटिटी तो नहीं है। मान लीजिए आप कभी अंगोला चले गए, आप नामीबिया चले गए, आप मान लीजिए यूएस चले गए, कहीं पर भी चले गए, आप अगर चले जाते हैं और वहाँ पर आधार कार्ड या अपने लोकल आईडी दिखाते हैं तो वो मान्य नहीं है। तो सभी देशों ने मिलकर के कहा कि कुछ एक ऐसा कॉमन आइडेंटिटी बनाइए जिसके दिखाने से हम ये समझ सकें कि हाँ, ये व्यक्ति उस देश से बिलोंग करता है। और तब जाकर के हम लोग एक कॉमन पहचान पत्र की बात करते हैं, और जिसे आप क्या बोलते हैं, पासपोर्ट। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, पासपोर्ट क्या है। पासपोर्ट अगर आप जाकर के अमेरिका में दिखाते हैं कि भाई ये भारत का है, तो उसमें भारत सरकार लिखा रहेगा, तो वो आदमी जान जाएगा कि ये भारत से बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही आप जापान जाएंगे तो वहाँ पर भी ये कॉमन पासपोर्ट एक्सेप्टेड हो जाएगा हर जगह। लेकिन मेरे बच्चों, अगर पासपोर्ट आपके पास है तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप पासपोर्ट है तो आपका मन करे किसी देश में तो चले जाएंगे। ठीक है, पासपोर्ट एक पहचान पत्र है, पासपोर्ट कोई परमिशन नहीं है कि आप किसी देश में चले जाते हैं। तो अब यहाँ से दूसरी कहानी आती है। मान लीजिए हमको किसी दूसरे देश में जाना है, तो किसी दूसरे देश में जाना है तो हम उस देश से परमिशन लेंगे। और भाई अगर मान लीजिए जैसे मुझे अमेरिका जाना है और अमेरिका में वैकेंसी है कि नहीं है, मुझे वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस बात के लिए हम अमेरिका की सरकार से या उसके प्रतिनिधि से पूछेंगे ना। तो जब हम अमेरिका और उसकी सरकार या उसके प्रतिनिधि से पूछते हैं, अगर उसके यहाँ वैकेंसी होती है तो वो मुझे एक परमिशन देता है, हमको एक परमिशन देता है कि हाँ भाई आप आ सकते हैं। तो उसी परमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वीज़ा बोलते हैं। अब ये वीज़ा आप किस कारण से जा रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मुझे अगर अमेरिका जाना है तो क्या हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिका जाकर के परमिशन लेके आएंगे? नहीं भाई, अगर जाने का परमिशन मिल ही जाए तो फिर परमिशन लेने का क्या ज़रूरत है। आप जाएंगे नहीं, बल्कि जब जैसे देश को पता होता है कि इस देश से हमारे यहाँ बहुत सारे नागरिक आते हैं, तो उस देश में क्या होता है, एम्बेसी बनाई जाती है या कॉन्सुलेट बनाया जाता है। जैसे अमेरिका का एम्बेसी अपने दिल्ली में है, कॉन्सुलेट जो है वो मुंबई में है। तो आप कहीं पर भी जाकर के ये बताएंगे कि सर हमको वहाँ पे जाना है। अगर आप कहते हैं कि मुझे पढ़ाई के लिए जाना है तो आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा। अगर आप कारोबार करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपके लिए दूसरा वीज़ा होगा। इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमिशंस होते हैं। आप अगर केवल टूर के लिए जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा पे जाएंगे। ठीक है, तो वीज़ा इज सिंपली अ परमिशन, एक परमिशन है दैट हैज़ बीन ग्रांटेड फ्रॉम द कंट्री यू आर गोइंग टू। तो जिस कंट्री आप जा रहे हैं उसके लिए एक जो वीज़ा है वो वहाँ की परमिशन है। आपको क्लियर हो गया पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में। आपके मन में आ रहा होगा सर आप पढ़ा कुछ और रहे हो और एक्सप्लेन किसी और चीज़ के बारे में कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं आपको और चीज़ें समझाता हूँ। अब जैसे मानिए कि कोई एक व्यक्ति है, और वो एक व्यक्ति है वो गया कहाँ पे, अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका गया और फिर इसका काम
3-4 साल के लिए मान लीजिए वर्किंग वीज़ा पे गया और फिर उसके बाद उसको और भी दिन वहीं पे काम करना है, तो वो वहीं अमेरिका की सरकार से कहता है कि भाई हमें यहाँ पे रेसिडेंट बना दीजिए, परमानेंट रेसिडेंट मुझे बनना है, तो बार बार की ये वीज़ा का जो लफड़ा है वो समाप्त हो जाए। तो अमेरिका ऐसे लोगों के लिए जो परमानेंट वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं ताकि बार बार उनको वीज़ा ना देना पड़े। देखिए, परमानेंट रहने का वो कार्ड प्राप्त करना और उसके सिटीजन बनना दोनों डिफरेंस है। एक तो सिटीजन बनेंगे आप, एक क्या होता है कि आप कहाँ के हैं, किस कंट्री के हैं, ये सब मेंशन होगा, लेकिन आप परमानेंट वहाँ पे रहना चाहते हैं। काइंड ऑफ सिटीजनशिप है बट नॉट अ प्रॉपर। तो वीजा जब वो व्यक्ति, मान लीजिए ये व्यक्ति कहता है सर हम यहीं पे रहेंगे, और इसको एक कार्ड इशू करती है अमेरिकन गवर्नमेंट, और तब जो है वो वहीं पर परमानेंट रह रहा होता है, फिर उसको बार बार वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अमेरिका में इसी कार्ड को हम लोग कौन सा कार्ड कहते हैं? ग्रीन कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिका के अंतर्गत यही ग्रीन कार्ड कहा जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग, वैसे भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं और वहाँ की जो अथॉरिटी है ना, उसका जो नाम है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट कंपनी, अभी बताते हैं अगर इसमें आता है तो वो एक कंपनी है, वो जो कंपनी वीजा की परमिशन देती है, मतलब वहाँ ग्रीन कार्ड की परमिशन देती है, उसने दावा किया कि अगर मान लीजिए जितने एप्लीकेशंस आते हैं ना, उन सारे एप्लीकेशंस को अगर हमें देखना पड़े और सबकी जांच करके सबको देना पड़े, तो कई लोग तो ऐसे होंगे जो बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद उनको परमिशन मिल पाएगी। मतलब समझ आए, इतनी ज़्यादा मात्रा में इसके लिए एप्लीकेशंस आते हैं कि वहाँ पे परमानेंट रहने की व्यवस्था कर दी जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए। तो क्या करते हैं, प्रत्येक देश जो है, मतलब वहाँ पे अमेरिका का हम लोग बात कर रहे हैं, तो अमेरिका क्या करता है, हर देश के लिए ना कोटा फिक्स करके रखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए अभी तक कोटा था वो 7% था। इसका मतलब है कि अगर 100 लोग अप्लाई करेंगे तो मात्र 7 लोग को ग्रीन कार्ड इशू करेगी अमेरिकन गवर्नमेंट। अब अमेरिकन गवर्नमेंट 7%, अब देखो भाई, एक तरीके से देखो तो जैसे छोटे देश हैं, छोटे देश जहाँ की जनसंख्या कम है, तो वहाँ से अगर 1 लाख, वहाँ से 5,000 लोग जाते हैं, तो 5,000 का जो 7% होगा वो कम लोग होंगे। ठीक है, और जो रिजेक्ट होंगे, जिनको नहीं मिल पाएगा, वो ज़्यादा लोग नहीं होंगे। भाई अगर आप मान लीजिए 100 पे निकाल लीजिए, तो आपको 7 लोग जो हैं वो अथोराइज्ड हो गए और बाकी जो है 93 लोग वो बच गए। लेकिन इंडिया जैसे देश के बारे में बात करिए जहां बहुत जनसंख्या है, तो एक साथ एप्लीकेशन ही 100 नहीं होते हैं, 10 लाख एप्लीकेशन, 5 लाख एप्लीकेशन ना, ऐसे एप्लीकेशन हो जाते हैं। अब अगर इतने एप्लीकेशन हो जाएंगे, उनका 7% ले भी लिया गया, तो बहुत सारे लोग तो क्या हो जाएंगे, वो नहीं वहाँ के सिटीजन, मतलब ग्रीन कार्ड पा पाएंगे। अब इससे अमेरिका को क्या दिक्कत है, तो अमेरिका के ही कुछ लोगों का कहना है कि इससे अमेरिकन इकोनॉमी को दिक्कत हो रही है। अब देखिए, समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अमेरिका ही कहता है कि जो बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं वो इंडिया से आते हैं। अब अगर मान लीजिए 100 लोगों ने अप्लाई किया और 100 लोगों के एप्लीकेशन में से चूंकि हमने तो 7% ही लेना है, तो हमने 7% ले लिया, तो बाकी 93 लोग तो इस बार ग्रीन कार्ड नहीं पाएंगे। तो क्या होता है कि जो और कंपनियां होती हैं, अमेरिका की ही कुछ कंपनियां अपनी सब ब्रांचेस सिंगापुर या किसी दूसरे देश में ओपन कर लेती हैं और इन्हीं 93 को यहां से वहां लेके चले जाती हैं। तो एक तरीके से टैलेंट जो है वो शिफ्ट हो रहा है ना, और टैलेंट शिफ्ट हो रहा है, साथ में कंपनी की ब्रांच भी शिफ्ट हो रही है। तो इस तरीके से अमेरिका को भी तो मॉनेटरी टर्म में दिक्कत आ रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका ने क्या कर दिया है कि ये जो हम 7% ले रहे हैं, वो कितने परसेंट लेंगे, अब 15% लेंगे। तो अब भारत में जो ग्रीन कार्ड इशू होगा वो कितने % लोगों को इशू हो जाए, अमेरिका में इशू होगा, वो प्रत्येक देश का जो मिनिमम 7% था वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 15% कर दिया गया। अब ये जो बिल है, इस बिल के बारे में इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं, पासपोर्ट समझ में आया, वीजा समझ में आया, ग्रीन कार्ड समझ में, क्यों बढ़ा दिया गया ये समझ में आया। ये जो बिल है ये एक्चुअली बाई पार्टी सिस्टम के बेस से पास हुआ है। बाई पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है, बाई का मतलब डबल। अब देखिए वहां पे 2 पार्टी, एक तो रिपब्लिकन पार्टी होती है, रिपब्लिकन पार्टी का मतलब होता है डोनाल्ड ट्रंप हो गए, और एक डेमोक्रेटिक है जो वर्तमान में आपके जो बाइडेन साहब हैं। तो वहां पे 2 पार्टी है, और ये बिल जो पेश किया गया है ना, ये दोनों पार्टियों ने मिलकर के पेश किया है। एक थोड़ी सी बात समझिए, जैसे हमारे देश में होता है कोई बिल दोनों सदनों से पास होता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बनता है, ऐसा ही अमेरिका में भी है। वहां पे भी हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ क्या कहते हैं, सीनेट से दोनों, मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड और कॉमन से दोनों वो पास होता है, और सीनेट से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर पर जाता है और फिर कानून बनता है। लेकिन यहां पर एक बात समझने योग्य है, आपको समझनी पड़ेगी कि वहां एक बात मेंशन्ड है कि अगर कोई ऐसा कानून है जिसमें विदेशियों का मामला सम्मिलित है,
तो उस बिल को 2/3 बहुमत से पास होना पड़ेगा। ठीक है, जबकि अन्य बिल क्या होते हैं, एक सदन के बहुमत से, दूसरे सदन के बहुमत से और फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर से, ऐसा होता था। लेकिन अगर वो विदेशियों से संबंधित मामला है तो दोनों सदनों का कितना बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। अब 2/3 बहुमत के लिए क्लियर है कि भाई दोनों पार्टी का समर्थन चाहिए, 2/3 मतलब समझ रहे हैं, एक ज्यादा मेजोरिटी हो जाती है। तो ये जो वो है, आप देख रहे होंगे डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लॉफग्रेन मैम है, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, और एक और व्यक्ति हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, इनका नाम है जॉन कर्टिस। तो जॉन कर्टिस और क्या कहते हैं लोफ ग्रेन, जो अभी ऊपर देखा था आपने, ठीक है, जोए लोफग्रेन, इन दोनों लोगों ने मिलकर के ये बिल पेश किया है। अब इन दोनों लोगों ने पेश किया है, इसका मतलब दोनों पार्टी का समर्थन मिल जाएगा, और दोनों पार्टी का समर्थन मिल जाएगा, इसलिए इसके पास होने की संभावनाएं भी प्रबल हैं। तो इस तरीके से दो पार्टियां मिलकर के इसे पेश की हुई हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई पार्टी सिस्टम से पास हुआ है, मतलब जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों साथ में है। ठीक है, अब ये जितने भी काम किए गए हैं ये किस अधिनियम के तहत किए गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये कौन सा अधिनियम है, ईगल अधिनियम है। ठीक है ना, अब देखिए जब कानून दोनों जगह से पास हो जाएगा, सीनेट से मंजूरी मिल जाएगी, तो फिर किसके हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा, जो बाइडेन साहब के। ठीक है, अगर हम लोग ईगल एक्ट जो है वो उसके बारे में डिस्कशन करें तो ईगल एक्ट सिंपली एम्प्लॉयमेंट एक एक्ट है जिसके माध्यम से कितने लोगों को भारत से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ईगल एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये चीजें ईगल एक्ट बताता है। आप चाहें तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में ईगल का फुल फॉर्म बता दीजिए, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, आप इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, भले ही वीडियो को रोकिए लेकिन पहले सर्च करिए और कमेंट करिए। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं ग्रीन कार्ड के बारे में। ग्रीन कार्ड कुछ ऐसा ग्रीन ग्रीन दिखता है जिसमें कि निश्चित तौर पर आपका सरनेम, आपका नाम, कहाँ जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें सिटीजन्स के लिए होती हैं, परमानेंट रेसिडेंट के लिए। ये जो आपका ग्रीन कार्ड होता है उसमें भी ये सब चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, कि किस कंट्री से आए हैं आप, जैसे आप इंडिया से जाएंगे तो यहाँ पे इंडिया लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी डिटेल से आपका ग्रीन कार्ड बनता है। ग्रीन कार्ड के बारे में देखा जाए तो ग्रीन कार्ड कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जब से पहली बार इशू हुआ था तब ये ग्रीन कलर का था, तभी से हम लोग इसको ग्रीन कार्ड कहते हैं। हालांकि बीच में इसके कलर भी बदले थे, डेट भी दिया गया 1977 से 1989 तक, येलो रहा, फिर पिंक हो गया, फिर पर्पल हो गया, और फाइनली फिर से लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब फिर से ग्रीन हो गया, तो इसीलिए इसको ग्रीन कार्ड ही कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन कार्ड के बारे में आपने सारी बातें जान ली। ग्रीन कार्ड कैसे मतलब कौन इशू कर रहा है, बाई पार्टी सिस्टम क्या है, ये सारी बातें हमने आपको डिस्कस कर दी। ठीक है, तो कितने से कितने परसेंट कर दिया गया, 7% था, बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 15% कर दिया गया इमिग्रेंट वीजा को। हाँ, हम लोग इसी कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, काटो इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे थे। काटो ने ही ये कहा था कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं कि कुछ तो मर जाएंगे या कुछ बूढ़े हो जाएंगे अगर हम सबको वेट करवाएं ग्रीन कार्ड देने के लिए। इसीलिए कैटेगरी बनाई गई है कि 7% ही देंगे, 7% से ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बहुत सारी बातें समझी। ये एक रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं कि 2019-20 में कितने लोग, 1,14,145 लोगों के एप्लीकेशंस थे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कहानी आपने समझ ली, क्या है ग्रीन कार्ड के बारे में और कितने से कितने % कर दिया गया, किसने किया है। ठीक है, चलिए आप इस डिटेल को भी पढ़ सकते हैं, आपका मर्जी करे तो। चलिए अगला प्रश्न है, हाँ वो ईगल का फुल फॉर्म जरूर बताइए आप, एम्प्लॉयमेंट एक्ट क्या है। ठीक है, चलिए, चाइना ने हाल ही में किस ब्रांड पर बच्चों के लिए खतरनाक उत्पादन बेचने का आरोप लगाया, तो भैया ये तीनों पे लगा हुआ है, इसका मतलब ऑल ऑफ एबव। नाइकी पे भी, जारा पे भी, H&M पे भी इसने कहा कि तुम कपड़े घटिया बनाते हो, और घटिया कपड़े बनाते हो, उसकी डाई खराब है। डाई मतलब कलर उसमें जो यूज़ किया जाता है ना, तो डाई उसका खराब है, इस वजह से हम तुम्हें स्टोर नहीं चलाने देंगे। क्या है पूरी कहानी, देखते हैं पूरी चीज़ें, क्यों चाइना ने ऐसा कहा कि चिल्ड्रेन, हमारे यहाँ के बच्चों के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। वैसे भी बच्चों पर चलिए चाइना ध्यान दे रहा है, पॉपुलेशन उसकी ओल्ड एज होती चली जा रही है, तो हालांकि इन तीनों स्टोर से उसने कह दिया है। ऐसी कहानी क्यों है, ये ऐसा डिसीजन क्यों आया है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, आइए हम लोग बात करते हैं। ये आप देख ही रहे हैं, ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहानी स्टार्ट होती है, ये आप पढ़ लीजिए पहले। ये इन्होंने कहा है
कि H&M जो है उनके जो डाई उसमें यूज़ की जाती है वो बच्चों के लिए हानिकारक है, ठीक है ना, हार्मफुल डाइज, और इस तरीके से बच्चों के लिए हानिकारक है। तो एक काम करो, तुम अपने भैया स्टोर यहाँ से हटाओ, हम तुम्हें बेचने नहीं देंगे। अब क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, चाइना में, चाइना की इमेज अभी मैं आपको दिखाऊं तो चाइना के वेस्टर्न साइड में उइगर मुस्लिम बहुत सारे रहते हैं जिनजियांग प्रोविंस में। और इस जिनजियांग प्रोविंस में अगर देखा जाए तो ये जो उइगर मुस्लिम रहते हैं इनकी बड़ी प्रताड़नाएं करता है चाइना। तो चाइना इन्हें बहुत परेशान करके इनसे काम वाम करवाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इनसे फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है, मतलब जबरदस्ती कार्य करवाया जाता है। अब अगर इस फोर्स्ड लेबर की बात सामने आती है तो कंपनियों ने कहा कि भाई आप जबरदस्ती जिनसे काम करवाते हैं उनके द्वारा उत्पादित कॉटन को हम नहीं लेंगे। कॉटन में उत्पादन में भारत नंबर 1 पर, चाइना नंबर 2 पे है। और इसका जो वेस्टर्न जिनजियांग प्रोविंस है जहाँ पे उइगर मुसलमान रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइना वो कॉटन का उत्पादन करता है। तो इसी बात को फोर्स लेबर का बहाना बनाते हुए कह दिया कि भैया हम तुम्हारे कॉटन को नहीं ले पाएंगे। ये है चाइना का वेस्टर्न, ये ड्रैगन देख रहे हैं, ये चाइना है और इसका वेस्टर्न पोर्शन जिनजियांग प्रोविंस है। तो उन्होंने कहा, कंपनियों ने कहा भाई हम तुमसे कॉटन नहीं खरीदेंगे, तुम जबरदस्ती प्रताड़ित करके काम करवाते हो। तो जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने यहाँ यूथ विंग है, वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का यूथ लीग वहाँ पे चलती है। उसने तुरंत का तुरंत वहाँ के फेसबुक पर, मतलब वहाँ तो फेसबुक चलती नहीं है, तो वीबो नाम का जो एप्लीकेशन है वहां पे उन्होंने क्या किया कि बाइकॉटिंग जिनजियांग कॉटन, मतलब जिनजियांग कॉटन को बाइकॉट करके, अगर तुम समझते हो कि तुम प्रॉफिट कमा लोगे चाइना में तो ये बहुत गलत सोच रहे हो। मतलब ये तीनों कंपनियों को क्या कहा गया, एक तरह से वार्निंग दी गई कि तुम हमारे कॉटन का बहिष्कार करके हमारे देश से प्रॉफिट कमाओगे, ये नहीं हो सकता। और इसी के लिए चाइना ने जो है वो सबसे पहले तो क्या किया कि इन सारे जितने स्टोर्स हैं ना, इन सब के लोकेशंस, मतलब जैसे अपने यहाँ नाइकी या जो भी जिसका आप सर्च करना चाहो तो सर्च करोगे तो लोकेशन मिल जाएगा। तो चाइना ने सबसे पहले क्या करा, इन सारे ब्रांड का लोकेशन ही गायब करवा दिया अपने गूगल से, मतलब वहाँ का जो सॉफ्टवेयर है जिससे सर्च किया जाता है। इतना ही नहीं किया और उनसे दूसरी खबर क्या कही कि भाई तुम्हारा कॉटन का डाई खराब है, रंग खराब है, तो आई कैन नॉट अलाउ यू कि आप क्या कहते हैं यहाँ पर इसको सेल करें। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि बोरिया बिस्तर बांधो और चल निकलो, ठीक है, तुमने हमारा कॉटन नहीं लिया, हम तुम्हारा कपड़ा ही बेचने नहीं देंगे। तो ये पूरी कहानी है चाइना के बारे में। चाइना के बारे में आप देख रहे हैं सेल्फ सेंट्रिक कितना ज़्यादा है और अपने इंटरेस्ट का रक्षा कैसे कर रहा है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में संपत्ति किराए पर लेने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट पास किया है। तो कब भैया ये रिलीज हुआ था, तो 2019 में रिलीज हुआ था, ध्यान रखिएगा। मॉडल टेनेसी एक्ट क्या है भैया, ये एक ऐसी बात है जिससे हम, आप और भारत में या विश्व में रहने वाला सारा व्यक्ति लगभग जुड़ा हुआ है। क्योंकि या तो आप एक किराएदार हैं कहीं पे, या तो आप मकान मालिक हैं, या तो मकान मालिक बनना चाह रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इस तीनों कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आपका जो स्थान है वो शहर गांव में नहीं है, फिर आप हिमालय की तरफ निकल जाइए। तो निश्चित तौर पर ये एक्ट प्रभावित करेगा हर व्यक्तियों को। तो 2019 का जो ये टेनेसी एक्ट आया हुआ है, इसके तहत क्या कहा गया, देखो ये जो मकान मालिक और उसकी लड़ाई है ना, ये बहुत जन्मजात लड़ाई सी है। मतलब कि मानिए कि कभी मकान मालिक और टेनेंट की, मतलब किराएदार की बनती नहीं है, ये हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। एक तरीके से कहानी तो यहाँ तक पहुँचाई है झगड़े मारपीट पर कि लोग जो है किराए पर मकान देना ही बंद कर दिए। और इसका एक सर्वे भी हुआ और ये कहा गया लगभग 125 करोड़ घर ऐसे खाली हैं, लेकिन उनके ओनर्स जो हैं वो देना ही नहीं चाह रहे हैं घर को। अब घर को नहीं देना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है, उसके पीछे रीज़न होगा कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा। कुछ लोगों ने ले लिया और थोड़े दिन बाद क्या कर दिया कि भाई कब्जा जताने लगे, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती किराए नहीं दिए। तो इसके लिए सरकार कैसे प्रोटेक्ट करे उनके राइट्स को, इसी को लेकर के मॉडल टेनेसी एक्ट आया हुआ है। मॉडल टेनेसी एक्ट में एक्चुअली होगा क्या कि अब अगर कोई व्यक्ति किराए पर मकान लेने जाता है तो सबसे पहले तो उसे एक अग्रीमेंट करना होगा। अग्रीमेंट करने के बाद ही उस
कमरे को वो दे सकता है। अब ऐसे नहीं चलेगा कि दरवाजा खटखटा के अंकल कमरा है क्या, तो हाँ बेटा है ऊपर वाले में देख लो, फिर ले आए सामान वामान फिट कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा। और अग्रीमेंट के साथ साथ एक और कहानी है कि अगर आप रेसिडेंशियल ले रहे हैं तो आपको क्या 2 महीने का एडवांस किराया जमा करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप प्रोफेशनल किसी बिजनेस के लिए ले रहे हैं, दुकान उकान के लिए ले रहे हैं, तो 4 महीने का आपको एडवांस किराया जो है वो जमा करना पड़ेगा। इतनी ही बात आप नहीं समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पहले जैसे अगर टाइम ओवर हो गया है और मकान मालिक आपसे कि कमरा खाली करवाना चाह रहा है और आप नहीं खाली करते हो, तो उसी के लिए हर स्टेट को निर्देश दिया गया है, तो उनके लिए एक कोर्ट बनाइए और उसी कोर्ट में अलग से उनका निर्णय किया जाएगा। 60 दिन के अंदर उसका डिसीजन आना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए जैसे आपका टाइम खत्म हो गया है और उसके बाद भी आप उस घर में रह रहे हैं, तो मकान मालिक 2 गुने से 4 गुने तक का किराया क्लेम कर सकता है और वो जो कोर्ट होगी वो आप उसके आदेश पर आपको देना पड़ेगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो वर्तमान में जो अग्रीमेंट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि मान लीजिए आप वर्तमान में किसी अग्रीमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है। जितने नए अग्रीमेंट होंगे उन पर ये सारी चीज़ें लागू होंगी, रिटन डॉक्यूमेंट्स में होगा। देखिए मैंने कहा था ना 2011 के अनुसार लगभग 1 करोड़ घर ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज में खाली हैं, लेकिन उनका मालिक जो है वो देना नहीं चाह रहा है इनसिक्योरिटी की वजह से। ठीक है। और एक बात और भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत 2022 तक सभी को घर देने की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुल घर में से 20% घर जो होंगे वो किराए वाले भी होंगे। तो इस तरीके से इस योजना को भी पूरा करना है। तो ये जो मॉडल टेनेसी एक्ट आया हुआ है एक तरीके से इस योजना को भी PMAY को भी पूरा करने का एक प्रयास है। ठीक है। तो इस तरीके से कहा गया है 20% जो घर होंगे वो कैसे होंगे, वो रेंटल होंगे। ठीक है। तो क्या कहा गया है भाई, उसके लिए अलग से कोर्ट बनाई जाएगी और कोर्ट बनाए जाने के बाद ही कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो कोर्ट में ही सॉल्व होगा। ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म, इसका मतलब है प्रत्येक राज्य में घर वर के लिए भी एक क्या बनेगा, उसके दुख तकलीफ को देखने सुनने के लिए कोर्ट बनेगी। एक रेंट अथॉरिटी बनेगी, रेंट कोर्ट बनेगी, रेंट ट्राइब्यूनल बनेगी। रेंट अथॉरिटी बताएगी भैया 1 साल के लिए घर इनका हुआ, रेंट कोर्ट में कोई दिक्कत है तो निपटेंगे, यहाँ से भी सहमत नहीं हुए तो हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, रेंट ट्राइब्यूनल में जाएंगे और रेंट ट्राइब्यूनल का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल और बाइंडिंग होगा, मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि रेंटल टेनेसी एक्ट क्या है। इसमें कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। अग्रीमेंट आप डिजिटल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कही गई हैं। चलिए भाई, अगली सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने बता ही दिया है 2 महीने और 4 महीने के लिए, मतलब कि नॉर्मल रहने के लिए 2 महीने और व्यवसाय के लिए 4 महीने आपको देने होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से पूरी कहानी हो गई टेनेसी एक्ट के बारे में। ठीक है। अगली कहानी है आपके लिए, वो है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस पत्रकार के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले को खारिज कर दिया है। तो उनका नाम है भाई साहब विनोद दुआ। याद रखिएगा विनोद दुआ क्या कहानी थी समझिए। इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, ये गलत है। एक्चुअली ये जो है क्या कहते हैं दुआ साहब, ये एक पत्रकार हैं। ठीक है, विनोद दुआ जी ये एक पत्रकार हैं। और जब मार्च लास्ट ईयर जब प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे थे तो इन्होंने भावावेश में आते हुए पत्रकारिता करते हुए कुछ ऐसे कमेंट कर दिए थे जो सरकार को अच्छे नहीं लगे, और इस वजह से इन पर दंगा भड़काने और आदि देश की सिक्योरिटी को खतरा बताते हुए राजद्रोह का मुकदमा लगा लिया गया। राजद्रोह का मुकदमा किस एक्ट के तहत 124 के का में, ठीक है, रजिस्टर किया जाता है। राजद्रोह का मतलब है कि आपके किसी कार्य से अगर देश की संप्रभुता एकता खंडित होती है, दंगा होता है ना, इन सबको राजद्रोह की कैटेगरी में लिया जाता है। तो इन पर ये रजिस्टर कर लिया गया। हालांकि यही है भाई साहब, इनका चेहरा देखिए, कहीं मिले तो पहचान जाइएगा। तो इस तरीके से इन पर जब कोर्ट रजिस्टर हो गई केस, तो कौन कौन से लोग थे जो रजिस्टर करने वाले, तो दोनों के नाम आपके सामने हैं, यूयू ललित साहब और विनीत शरण जी। इन्होंने निर्णय दिया और कोर्ट के डिसीजन को संरक्षित कर लिया था अक्टूबर में ही। अभी हाल ही में इन्होंने निर्णय दिया है
कि इन्हें राजद्रोह के मुकदमे से मुक्त किया जाता है क्योंकि मीडिया के पास अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का। सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं होता है। अच्छा, ये इन्होंने कहा किस बेस पर है, तो इस कहानी के बारे में भी थोड़ी सी बात हम आपको समझाते हैं। इनका ये जो डिसीजन आया हुआ है, ये एक केस था, उस केस का नाम है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1962 में केस हुआ था। केदारनाथ सिंह एक पार्टी के मिनिस्टर थे और इन्होंने अपने भाषण देते समय सीबीआई के कुत्ते कुछ ऐसे करके लाइनें बोल दी थी और इन पर क्या लगा हुआ था, राजद्रोह का मुकदमा लगा हुआ था। ठीक है, और बाद में इनको बाइज्जत बरी किया जाता है कि भाई आपको बोलने का अधिकार है, जब तक कि आपके बोलने से कोई दंगा वंगा ना भड़के, सिक्योरिटी को खतरा ना आए, तो उसे आप वो राजद्रोह नहीं मानेंगे। तो अब ऐसे जैसे बड़े मामले में राजद्रोह से मुक्त कर दिया गया, तो उसी को आधार बनाते हुए विनोद दुआ जी को क्या कर दिया गया, राजद्रोह से मुक्त कर दिया गया। तो किस वाले केस के, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1962 का केस था। मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये देखिए, यहाँ पे केदारनाथ सिंह का केस था और यहाँ पे इन्होंने इनके स्टेटमेंट भी लिखे हुए हैं कि आजकल सीबीआई के कुत्ते भी आसपास घूम रहे होते हैं। ये कहानी कुछ ऐसे बता दिया था इन्होंने, जिनके लिए ऑब्जेक्शन लेते हुए इन पर कार्यवाही की गई थी। हालांकि ये बरी हो गए थे, 5 जज के बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने ये निर्णय दिया था। तो उसी को आधार मानते हुए विनोद दुआ जी को क्या कर दिया गया है कि भैया ये जो है, इन पर सेडिशन का चार्ज नहीं लगेगा आर्टिकल 124A के तहत। इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। तो जनरल बॉडीज वेलकम सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सेडिशन। तो जो पत्रकार का जो समूह है, उन लोगों ने इसका तहे दिल से स्वागत किया है। पूरी कहानी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कहाँ इन पर केस हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 1962 के केदारनाथ बनाम बिहार राज्य का हवाला देते हुए इनको बरी किया गया है। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5वां। हाल के एक आंकड़ों के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मैंने आपको बताया था लगभग 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और ये अमूमन 18% की वृद्धि मानी जाती है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं 15 मिलियन लोग जो है वो बेरोजगार हुए थे, लगभग 18% बेरोजगारी हिट की हुई है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। एक बात और जान सकते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी भी बढ़ करके 10.63% हो गई है। हालांकि नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6वां है, हाल ही में किस मछली को लुप्त प्राय, मतलब कि एकदम विलुप्त प्राय प्रजातियों से हटा करके रेड लिस्ट से बाहर कर दिया गया है? ठीक है, मतलब रेड लिस्ट का मतलब है इंडेंजर्ड जोन। अब रेड लिस्ट मतलब एकदम लुप्त प्राय की, मतलब खत्म ही होने वाली हैं। ऐसे प्राणियों का कंजर्वेशन होने लगता है और टाटा ने कंजर्वेशन इस मछली का चालू किया था। उस मछली का नाम है ब्लू फिन्ड महशीर मछली। तो अब इसकी प्रजाति रिकवर कर गई है और इसीलिए इसको रेड डेटा लिस्ट से अलग कर दिया गया है, कम खतरेलू के जगह पर रख दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी मछली है? महशीर मछली है। दे आर यूजुअली फाउंड नियर पुणे, आई होप रिवर दैट इज नेम्ड, मेनली फाउंड इन दी मोटा मोला रिवर ईस्ट ऑफ पुणे। मोटा मोला रिवर है, उसी में पुणे के पूर्वी क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। ठीक है, ये अभी तक एंडेंजर्ड जोन में थी और अब इन्हें लुप्त प्राय प्रजाति से हटा दिया गया है। ठीक है, ये देखिए दिया भी गया है। मुख्य रूप से कहाँ, पुणे के पूर्व में मोटा मोला नदी में पाई जाती हैं। ठीक है, ये देखिए इसका लोकेशन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आयुषियन क्या करता है भाई? कंजर्वेशन पे काम करता है। 1948 में आयुषियन का गठन हुआ था। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वर स्टेट की तरह काम करता है कि एक तरीके से ये देखता है कौन सी प्रजाति लुप्त होने वाली है, तो उनकी कैटेगरी के अनुसार उनको रेड लिस्ट में, ठीक है, और इसी तरीके से अलग अलग लिस्ट में डालता है। मतलब कि रेड लिस्ट इन एक्सटेंट में, ठीक है ना, ऐसे ही थ्रेटन में और लीस्ट कंसर्न में इनको डिवाइड करता है, इनकी उपलब्धता और इनके हैबिटेट को देखते हुए। ठीक है ना, चलिए अब इसे देख सकते हैं। टाटा पावर के अनुसार ब्लू फिन महशीर जो है
उस कम से कम चिंता मतलब लीस्ट कंसर्न का स्टेटस दिया गया। पहले ये किस में था, रेड डेटा में था, अब इसकी प्रजाति ठीक ठाक हो गई है, तो अभी लीस्ट कंसर्न में चला गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये चीज़ें दी गई हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, केंद्र सरकार ने किस वर्ष से पूर्वव्यापी प्रभाव से शिक्षक, पूर्वव्यापी का मतलब है पहले से, ठीक है ना, जिसे आप बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। तो भाई कहा गया है पहले 7 वर्ष था और अब बढ़ा दिया गया है आजीवन। कब से, 2011 से प्रभाव में आएगा। अभी 2020 चल रहा है, 2020 2021 चल रहा है, ठीक है, जो भी चल रहा है। आई एम फॉरगेटिंग दिस, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस हैपनिंग। बताओ भाई कौन सा चल रहा है, 2020 2021, गजबे हो गए भाई। ठीक है, देख लेना, 2021 ही चल रहा है ना, क्यों 2020, 2021 चल रहा है। 2011 से मतलब 2021 का मामला 2011, 10 साल पहले से इसे लागू किया गया, इसीलिए इसको कहा जाता है कि पूर्वव्यापी प्रभाव, मतलब पहले की तारीख से लागू किया गया है। तो अब जो जो लोग टेट पास होंगे, टेट है क्या, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका मतलब यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं राज्य सरकार की तरफ से, तो आप, जैसे यूपी टेट है ऐसे ही एमपी टेट है, तो अगर आप टेट जो है पास कर जाते हैं तो टेट पास करने के बाद ही आप वैकेंसीज में फिल कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो अब एक बार पास होने के बाद बार बार पास होने की आवश्यकता नहीं है। पहले इसकी वैलिडिटी 7 वर्ष थी, अब कितनी हो गई, आजीवन। कब से लागू होगा, 2011 से, ठीक है। 2011 में पहली बार टेट भी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8। आईआईटी हाल ही में किस आईआईटी ने एम्फोटेरेसिन बी की नैनो फाइबर आधारित ओरल गोलियां विकसित की हैं? तो भैया ये महान कार्य हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है। एम्फोटेरेसिन नाम की मेडिसिन पहले भी आती थी, लेकिन इसकी छोटी मेडिसिन नैनो फाइबर ओरल मेडिसिन स्टार्ट की गई है। इसका मतलब है कि ये नैनो, जैसे अभी नैनो यूरिया आई थी, मतलब कम में ज़्यादा का काम करेगी, वैसे ही यह एक टैबलेट बनी है जिससे कि अब आपको, मतलब पेशेंट्स को जो इलाज है ब्लैक फंगस, उसके इलाज में फ़ायदा करेगी। सबसे बड़ी बात है ये ओरल है, इसका मतलब है ये टैबलेट खानी होगी, इंजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक फंगस में ये प्रभावी होगी। किसने किया है, आईआईटी हैदराबाद ने रिसर्च करके इसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये टैबलेट में होगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसे आराम से खाया जा सकता है, ठीक है। ब्लैक फंगस को वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिकॉर म्योसिस, ठीक है, मिकॉर माइकोसिस, ठीक है, इसी का नाम ब्लैक फंगस भी है। तो अब मेडिसिन इंजेक्शन के बजाय भी इन गोलियों को भी खा करके काम चलाया जा सकता है। एक बात तो तय है, हमारे यहाँ का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है इट इज़ वर्किंग वेरी फाइन, ठीक है। बहुत सारे 2DG मेडिसिन देख लीजिए, अभी ये ओरल ड्रग देख लीजिए, इसके पहले भी कोविशील्ड देख लीजिए ना, ऐसी बहुत सारे किट्स, बहुत सारे मेडिसिन लगातार हो रहे हैं। पीपी किट का निर्माण या फिर वैक्सीन के बारे में, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस बैंक ने 31 और 32 तक कार्बन न्यूट्रल को चालू करने का निर्णय लिया? भैया ये महान कार्य जो है अपने भारत की सबसे बड़ी बैंक जो है प्राइवेट, वो HDFC ने करा हुआ है। HDFC ने कहा है भाई कि 31-32 तक हम लोग क्या कर लेंगे, वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल ये कैसे होंगे, इसका कुछ इन्होंने प्रावधान बताया है। जैसे इन्होंने कहा है कि वाटर एफिशिएंसी पे बात करेंगे, मतलब वाटर का कम से कम यूज़ करें। एनर्जी एफिशिएंसी पे बात करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी में इन्होंने कहा है कि ऊपर सोलर पैनल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही कार्बन इंटेंसिटी, मतलब जिन चीज़ों से कार्बन का एमिशन होता है जैसे जनरेटर, इन सब चीज़ों को कम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ वो जो क्या कहते हैं, पेपर का यूज़ कम कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को ज़्यादा काम करेंगे ना। इन सब चीज़ों को के प्रयास से जो है ये ज़ीरो एमिशन पे काम करते हैं। इन्होंने एक बात और कही है, इन्होंने कहा 2.5 लाख पेड़ भी, 25 लाख लगभग ना, 25 लाख पेड़ भी लगाने की इन्होंने बात की हुई है कि अगर कहीं से कार्बन एमिशन होता भी है हमारे द्वारा कार्यों से, तो वो पेड़ द्वारा जनरेटेड ऑक्सीजन से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, ये इन्होंने कहा है कि एमिशन को डिक्रीज करेंगे,
ठीक है। रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, राइट। 2.5 लाख पेड़ लगाएंगे, राइट। 25 लाख, सॉरी 2.5 मिलियन ना, 25 लाख। और एक क्या कहते हैं वाटर कंजम्पशन को 30% से कम करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ों को प्रमोट करके HDFC बैंक जो है वो काम करेगी। इनकी जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजर हैं वो कौन है? आहिमा भट्ट जी। आप इन्हें भी देख लीजिए, याद रखिएगा, वैसे ज़रूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कौन सी बैंक ने अनाउंस किया है। तो वो बैंक किया हुआ है कौन? HDFC का फॉर्मेशन क्या कहते हैं देख लीजिए आप। ये क्या कहते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइज है बैंक, ठीक है। एज ऑन मे HDFC हैज़ इतना ब्रांचेस 3062 ब्रांचेस हैं, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, बैंक है, इतना ध्यान रखिएगा। लास्ट प्रश्न आपके लिए है, विश्व साइकिल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो भैया 3 जून को मनाया जाता है। आप भी साइकिल वाइकिल खरीद लो और साइकिल से चलना चालू करो, फ़ायदेमंद है। इन्होंने कुछ इसकी बढ़कई भी करी। बढ़कई करने का मतलब कुछ प्रेज़ किया है, क्या क्या ऐसा होता है बाइसिकल चलाने से। तो इन्होंने कहा हुआ है द 1 ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ बाइसिकल इज़ 20 टाइम चीपर देन अ कार। मतलब कार से बहुत सस्ती है। लॉकडाउन लगा ही है भैया, कार वार यूज़ करना बंद करो और बाइसिकल चलाओ, ठीक है। एक तरीके से इन्होंने ये भी कहा हुआ है बाइसिकल सेव्स 238 मिलियन गैलन्स ऑफ गैस एवरी ईयर, ठीक है। ग्रेट। तो इस तरीके से विश्व साइकिल दिवस का भी कार्य कंप्लीट हो गया और आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ 2 दिवस हैं, आपको याद रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे टू यू।